भाव गिर गया, लेकिन कुल मिलाकर देखिए ये अब परफेक्ट टैक्स स्लैब आपके सामने है। 3 लाख तक की आय पर आप कर मुक्त कर दिए गए हैं, आपको टैक्स नहीं देना है। वही 3 से 7 पर 5% है, 7 से 10 पर 10% है, 10 से 12 लाख अगर आपकी आमदनी है तो आपको 15% देना है। अगर 12 से 15 लाख आपकी आमदनी है तो आपको 20% देना है, और 15 से ऊपर वालों को 30% उनके लिए टैक्स लगेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है उस पर बिजौन जी छोटा छोटा कमेंट जल्दी से। नहीं, हम तो कहेंगे कि जो बदलाव हुआ है वो बड़ा संतुलन रूप से किया गया है, बैलेंस किया गया है, रेवेन्यू लाने के लिए किया गया है। और हम तो एक शब्द में एक सेंटेंस में हम कहेंगे ये बजट रिफॉर्म्स बजट है। हम लोग रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के नेट में आ जाए, लेकिन खर्चे भी जो हो वो बड़े फोकस्ड हो। यूथ के पॉकेट में पैसे देना एक बहुत बड़ी बात है जो अब इसमें दिख रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि और भी कंज्यूमर जिसके पॉकेट में पैसे आए वो बढ़ रहा है। कंज्यूमर स्पेंडिंग पर थोड़ा जोर दिख रहा है, विच इज वेरी गुड। वेरी गुड। पूरे इकोनॉमी में जान आएगी, लोग पैसे खर्च करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उनके पास और पैसा होगा, स्पेशली स्पेंडिंग सशक्तिकरण पर। जल्दी से आपको पिछला टैक्स स्लैब और जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें कंपैरिजन बता दे, जिससे आपको समझ में आएगा कि राहत मिली है या नहीं मिली है। तो मिली है। पहले 3 लाख तक आप कर मुक्त थे, अब भी 3 लाख तक आप कर मुक्त थे, लेकिन पहले 3 से 6 लाख वालों को 5% देना पड़ता था, अब 3 से 7 लाख वालों को 5% देना होगा। पहले 6 से 9 लाख वालों को 10% देना पड़ता था, अब 7 से 10 लाख वालों को 10% देना होगा। वहीं पहले जो 9 से 12 वालों को 15% देना पड़ता था, 10 से मतलब 1-1 लाख का इजाफा कर दिया गया है लास्ट के जो 3 स्लैब्स है उसमें। तो 9 से 12 लाख वालों को 15% पहले वो देते थे, अब देना पड़ेगा 10 से 12 लाख वालों को 15%। 12 से 15 लाख वाले जो पहले 20% देते थे, अब 12 से 15 वालों को वो देना पड़ेगा। वो मुझे लगता है कि बराबर ही है बराबर जैन जी। और 15 लाख के ऊपर वालों को 30% पहले भी देना पड़ता था और वो अब भी देना पड़ेगा। तो जो मिडिल के 3 स्लैब्स हैं उसमें 1-1 लाख का इजाफा किया गया है। 3 तक आप फ्री थे, लेकिन 3 से 6 को अब 3 से 7 लाख कर दिया गया है। जो 6 से 9 15% वाले थे उनको अब 7 से 10 कर दिया गया है। और एक और स्लैब जिसमें थोड़ा फायदा होता दिख रहा है वो है 10 से 12 लाख वालों को अब 15% देना होगा, जबकि पहले 9 से 12 वालों को 15% देना पड़ता था। तो टैक्स स्लैब में भी ये जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, थोड़ा सा फायदा होता हुआ। बीच के ये 3 से 7 वाला जो आप देख रहे हैं, 7 से 10 वाला देख रहे हैं और 10 से 12 देख रहे हैं, उसमें सिर्फ 3 स्लैब्स में थोड़ा सा फायदा हुआ है। 1-1 लाख का बढ़ा दिया गया है। पहले 3 से 6 था, 6 से 9 था, 9 से 12 था, तो वहां पर थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये जो इंटर्नशिप वाला मामला है वो है, जल्दी से आनंद दुबे जी चूंकि विपक्ष का पक्ष रखेंगे हमारे सामने, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी आपकी तरफ से जल्दी से 2 टिप्पणी। थोड़ा राहत मिडिल क्लास को भी, और ये जो नौकरियों की बात हो रही थी, लोगों के हाथों में पैसा पहुंचता हुआ दिख रहा है। कस्टम ड्यूटी कई चीजों पर कम की गई है। दूसरी तरफ इंटर्नशिप प्रोग्राम 4 करोड़ युवाओं के लिए फायदेमंद दिख रहा है आपको? देखिए, इसमें 2 चीज तो बहुत अच्छी है। एक तो ये कि जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, और जो इंटर्नशिप योजना है मुझे लगता है ये ठीक योजना है। हालांकि कांग्रेस ये कह सकती है कि हमने जो योजना रखी थी उसका एक कॉपी है, बट इस सेंस में ठीक है कि आपने एम्प्लॉयमेंट में कम से कम हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, हमको उसको एड्रेस करना। दूसरा जो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, मुझे लगता है वो भी अपने आप में ठीक योजना है। ये 5,000 पर मंथ देने की बात है, अगर ये थोड़ा ज्यादा होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि 5,000 बहुत कम है किसी भी इंटर्नशिप को लेके और किसी भी स्टाइपेंड को लेके। और जहां तक मुझे लगता है इनकम टैक्स का सवाल है, तो वो तो कोई बहुत ज्यादा फर्क उसमें आने वाला नहीं है, और ना कोई बहुत ज्यादा फर्क उसमें दिखाई पड़ रहा। उसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश जरूर की गई है। 1-1 लाख का फायदा दिया गया है, तो वो सॉलिड फायदा। प्राइस राइज जिस तरीके से है ना, देखिए जो 6 से 7 लाख में थे वो तो खुश हो जाएंगे। मैंने कहा कि जिस तरीके से प्राइस राइज है उसके संदर्भ में उसका एडजस्ट करने की कोशिश की गई, उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा ऐसा मुझे। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट को जो किया गया है, ये वाकई में एक अच्छी योजना है, और अगर इसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया तो इससे जो एक बड़ी समस्या देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की है उसको काफी हद तक एड्रेस करने में मदद। जो ड्यूटी कम किया गया, तो इससे एक जो रिपलिंग इफेक्ट आएगा, उपभोक्ताओं को कम दर में अब दवाई मिलेंगे, जब जो कैंसर ड्रग्स की बात हो रही है इसी, और कई जो इम्पोर्ट्स हो रहे थे उसके जो ड्यूटी घटेगा, तो उपभोक्ताओं को हम लोग ये देखना चाहेंगे कि वो ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट कैसे आए,
उपभोक्ताओं तक ये जो मतलब सुझाव दिया गया है बजट में, वो उपभोक्ताओं तक, आम उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचेगा? मार्केट का ये रिएक्शन क्यों, मतलब इतना ज्यादा अगर हम गिरावट देख रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखेंगे? मार्केट का रिएक्शन अंजना जी सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया है, तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको थोड़ा ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो अभी टेम्पररी एकदम मतलब शॉर्ट टर्म जो प्रतिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, उसे हमें ज्यादा, उस पर हमें चिंता नहीं करनी है। मैंने जैसे पहले ही कहा, बड़ा संतुलित बजट है, हर क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है और विशेष निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। निवेश में जो 2-3 बड़ी बातें हुई हैं उनका मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पहली बात तो एक बहुत बड़ा इरिटेंट था वो एंजल टैक्स, जिसको हटा दिया गया। एंजल टैक्स को हटा दिया गया, उसका पी चिदम्बरम ने भी खुलकर स्वागत किया है। लेकिन अब दुबे जी, मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ, एक बार सीधा चलते हैं हमारी सहयोगी अर्पिता के पास। और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं। साथ साथ में महिलाओं को अलग से जो स्कीम सपोर्ट देने का जो प्रावधान रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग का, खास करके पहाड़ों में, दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा कमी जो थे, वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है, ऑपोजिशन ने, अगर ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं, क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है। तो किरण रिजिजू, जो अभी से आप देख रहे हैं, बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। अर्पिता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, और अर्पिता आपके साथ टैक्स एक्सपर्ट है। बहुत मामूली या मामूली राहत लोअर इनकम टैक्स ग्रुप्स में जो मिल रहे हैं, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, और हमारे साथ मनोज गोयल टैक्स एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं, और सबकी निगाहें देखिए दरअसल इसी पर थी। सबसे अगर मुख्य चीज अगर बजट पर नजर रहती तो इसी पर रहती कि हमें सीधे तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें क्या फायदा हो रहा है, तो वो जरा समझते हैं। सर, इसको अगर हम ओवरऑल समझे, जिस तरीके से ये बदलाव हुआ है ये नई रिजीम में, पहले ये 3 से 6 लाख के बीच में 5% मिलता था, यानी यहीं पर, यानी ये 2 जगह जो देख रहे हैं, यही उलटफेर है। कितना उलटफेर, ऊंट के मुंह में जीरा माने, या वाकई खुश होने वाली, मुंह मीठा करने वाली बात है? नहीं अर्पिता जी, ये एक्चुअल में ऊंट के मुंह में जीरा जैसी ही बात है। इनफैक्ट अगर आप इसका टोटल इंपैक्ट देखेंगे तो जो नॉन सैलरीड लोग हैं उनके लिए करीब 10,000 रुपए का बेनिफिट होगा। इसमें अगर सैलरीड लोगों के लिए 25,000 रुपए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्रीज किया है वो और जोड़ देंगे तो करीब 17,500 रुपए का आपकी टोटल टैक्स इंपैक्ट आएगी, जो बेनिफिट होगा। तो आज की महंगाई में, या जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हम लोग इसमें रख रहे थे डायरेक्ट टैक्स में, कि एटलीस्ट बिगिनिंग स्लैब जो है 0% वाला, उसको हम समझ रहे थे कि 4 या 5 लाख रुपए तक होना चाहिए, और कोरेस्पॉन्डिंगली बाकी स्लैब्स को इंक्रीज होना चाहिए। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये ऊंट के मुंह में जीरा से ज्यादा कुछ नहीं लगता। अच्छा, अगर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ उम्मीद सबसे ज्यादा ये जो पहला कॉलम देख रहे हैं इस पर थी कि यहाँ कम से कम 0 से 5 लाख लिख के आए और उसमें 0 नई दर हो, यानी आपको कोई टैक्स ना देना पड़े। अगर ये बदलाव नहीं हुआ है तो इसके ये हो जाता तो कितना फायदा था, और जो हुआ है वो 17,500, क्योंकि सबसे मेन फोकस इस बात पर था कि जनता के हाथ में पैसा हो। ये 17,500 रुपए में क्या हो पाएगा? एब्सोल्युटली, अगर ये 3 से 5 लाख हो जाता तो एक इंसान जो 15 लाख से ऊपर की इनकम कमा रहा था उसको करीब 60,000 रुपए का और एडिशनल टैक्स में बेनिफिट होता। 60,000, यानी कहा 60,000 की उम्मीद पाले बैठे थे आप, 17,500 की उम्मीद ही पूरी हो पाई है। हाँ जी, लेकिन एक और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कि एक तरफ उन्होंने टैक्स में थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स में उन्होंने बहुत सारा छीन भी लिया है। जो लोग आज की डेट में हम देखें, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बैंक से पैसा विड्रॉ करके लोग स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट में जो टैक्स पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 साल से ज्यादा का
जो भी आप स्टॉक रख के बेचते थे उसके ऊपर टैक्स रेट 10% था, जो बढ़ा के 12.5% कर दिया है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले 15% था उसको 20% कर दिया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद अपनी स्पीच में कहा कि 37,000 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं लोगों को, टैक्स के जो आउटफ्लो होगा हमारा वो करीब 37,000 करोड़ है, और 30,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड टैक्स हम रिकवर कर लेंगे जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स को बढ़ाया है। तो देखा जाए तो सरकार ने अपनी तरफ से एक ट्रेड ऑफ किया है। तो जनरली जो सैलरीड लोग हैं या जो 20-25 लाख रुपए साल के कमाते हैं वो लोग मेजरली जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वहां से जो इनकम टैक्स की उनको एडिशनल आउटफ्लो देनी पड़ेगी वो इस 17,500 से ट्रेड ऑफ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इनकम टैक्स में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड रिजीम को अभी भी फॉलो करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि उसमें बहुत फायदा हो जाएगा, जैसे जिनकी ज्यादा पैसे सैलरी नहीं है। कुछ लोग नए रिजीम में चले गए हैं, लेकिन अब जब ये बदलाव हुआ है तो आपको लगता है कि लोगों का थोड़ा मोह नए रिजीम की तरफ भी होगा? देखिए अर्पिता जी, नई रिजीम ऑलरेडी सक्सेसफुल रिजीम है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में कहा कि 2/3 लोग अब ऑलरेडी नई रिजीम में आ चुके हैं। उसके बावजूद ये जो नया चेंज किया है, अभी जिन भी लोगों की सैलरी लगभग 12 लाख से ऊपर है वो सारे नई रिजीम में ही बेनिफिट है उनको। ओल्ड रिजीम में अब पुराने सिर्फ उन्हीं लोगों को बेनिफिट है जो सारे डिडक्शंस क्लेम करते थे और वो उनकी सैलरी भी 10-12 लाख से नीचे की थी। तो जनरली देखा जाए तो अब कोई भी पुरानी रिजीम में जाना नहीं चाहेगा। स्पेशली इतनी डिडक्शन लेने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है, LIC लेना पड़ता है और बहुत सारे। अगर मुंह मीठा करना है तो शुगर फ्री मीठा ले लिया जाए, क्योंकि यही एक तरीका है। फायदा नहीं हुआ। चलिए अब सीधे लिए चलते हैं अंजना के पास। अंजना, जो उम्मीद थी, हालांकि अभी तक कुछ बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन ये भी ऊंट के मुंह में जी रहे जैसा। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ जो ये बदलाव है न्यू टैक्स रिजीम में वो आपने समझा दिया है। 3 लाख रुपए की आमदनी पर एक एक करके आपको बताते हैं 3 से 7 लाख पर दरअसल जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका जो आंकड़ा है वो बढ़ाया गया है, उसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 वालों के लिए। कुल मिलाकर एक बड़ी राहत वहां पर दिखाई देती है। तो जो जो बदलाव टैक्स में डायरेक्टली किए गए हैं आपको बता दें, 3 लाख तक नहीं आपको टैक्स देना होगा। नए टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख वालों को 5%, 7 से 10 लाख वालों को 10%, 10 से 12 लाख वालों को 15%, 12 से 15 लाख वालों को 20% और 15 लाख से ऊपर वालों को 30% टैक्स लगेगा। ये नया टैक्स रिजीम जो आपके सामने है इनकम टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव है। ये 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 7 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख के ऊपर 30% लगेगा। लेकिन अभी से ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई हैं, जिसमें सबसे पहले पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री ने लिखा है कि अगर एंजल टैक्स को खत्म किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने सीधा प्रशंसा की है इसकी और कहा है कि कांग्रेस पहले से ही कह रही थी कि इसको हटाना चाहिए। आपको बता दें बहुत सारे बड़े काम जैसे कि मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो ज्ञान के तहत इसे बांटा निर्मला सीतारमण में, जहां उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए इंटर्नशिप का इंतजाम किया जा रहा है। 2 लाख करोड़ का खर्च इसमें आएगा, 4 करोड़ छात्रों को इससे फायदा होगा। 500 जो टॉप कंपनियां हैं उनमें 1 करोड़ की इंटर्नशिप की बात है, जिसमें 5,000 महीने का इंटर्नशिप मिलेगा और पहली बार अगर है तो 15,000 आपको पहली मंथ की सैलरी मिलेगी और पहली नौकरी अगर आपकी है तो पहली इंटर्नशिप, और वहीं पर 15,000 आपको 3 किश्तों में मिलेंगे। अन्य दाताओं के लिए 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाया जाएगा। लगभग 1.5 लाख करोड़ का आवंटन कृषि क्षेत्र के लिए किया गया है। लेकिन टैक्स स्लैब में जो बड़ा बदलाव है, देखिए बहुत बड़ा मिडिल क्लास देश में है, ऐसे में उनके लिए जो घोषणा है, जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसके रेट आपको बता दे रहे हैं हम। 3 लाख तक नील, 3 से 7 5% टैक्स देना होगा। 3 लाख तक की अगर आमदनी है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 से 10 लाख वालों को 10% लगेगा, 10 से 12 लाख वालों को 15%, 12 से 15 वालों को 20% और 15 लाख के ऊपर वालों को 30%। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा बदलाव। अब जैसे प्रतिक्रियाएं इस पर आएंगी हम आपको बताएंगे। तो दलित को, पिछड़े को ही ये मार झेलनी पड़ती है और वो परिवार बच निकल जाता है। इसमें भी यही नजर आ रहा है।
इन दिनों आपने देखा होगा लोकसभा में स्पीकर के चुनाव का मसला हुआ, उसमें भी पराजय तो तय थी, लेकिन आगे किसको किया? तो एक दलित को बड़ी चलाने के लिए खेल खेला उन्होंने। उनको मालूम था कि वो पराजित होने वाले, लेकिन उन्हीं को आगे किया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव थे तो 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए सुशील कुमार शिंदे जी को आगे किया, उनको मरवा दिया। दलित मरे, उनका कुछ जाता नहीं है। 2017 में हार तय थी तो उन्होंने मीरा कुमार को लगा दिया, पराजय हुआ, उनको पराजय झेलना पड़ा। कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी ये विरोधी मानसिकता है, जिसके कारण ये पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का अपमान करते रहे। इसी मानसिकता के कारण देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को भी उन्होंने अपमानित करना, विरोध करने में कोई कमी नहीं रही, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कोई नहीं कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, ये संसद, ये उच्च सदन सार्थक वाद विवाद संवाद और इस मनोमंथन में से अमृत निकाल करके देशवासियों देने के लिए है। ये देश का सबसे बड़ा मंच माना जाएगा। लेकिन जब मैंने कई वरिष्ठ नेताओं की बातें सुनी पिछले 2 दिन में, सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे देश को निराशा हुई है। यहां कहा गया कि ये देश के इतिहास का पहला चुनाव था जिसका मुद्दा संविधान की रक्षा था। मैं जरा उन्हें याद कराना चाहता हूं, क्या अब भी ये फेक नैरेटिव चलाते रहोगे क्या? क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद था, और एक ही मुद्दे पर देशवासियों ने वोट किया था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट किया था। संविधान की रक्षा के लिए पूरे विश्व में इससे पीड़ाकृत चुनाव नहीं हुआ है, और भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र किस प्रकार से जीवित है वो 1977 के चुनाव ने दिखा दिया। लेकिन आप गुमराह कर रहे हो देश को। मैं मानता हूं कि संविधान की रक्षा का वो सबसे बड़ा चुनाव था, और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया था। और इस बार अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा है। कहां अगर संविधान की रक्षा कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं, और देशवासियों ने हमें जनादेश दिया है। आदरणीय सभापति जी, जब खड़गे जी ऐसी बातें बोलते हैं तो जरा पीड़ादायक लगता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनके साक्षी है, फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था, और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था
लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है। वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? आदरणीय सभापति जी, दर्जनों आर्टिकल्स पर, यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन को यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता था। ये सब क्या था? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है। ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। इमरजेंसी में पिछली सरकार में 10 साल ये कैबिनेट में थे खड़गे जी, क्या हुआ था? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर एनएसी बैठ जाना, ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? किस संविधान में से बनाया था आप लोगों ने? आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था और रिमोट पायलट बनकर के आप उसके माथे पर बैठ गए थे। कौन सा संविधान आपको अनुमति देता है? आदरणीय सभापति जी, जरा ये बताएं हमको, वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? वो कौन सा संविधान था? किस हैसियत से फाड़ा गया था? आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में लिखित रूप में प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर सब कैसे कहां होते हैं? कोई मुझे बताएं कि संविधान की मर्यादाओं को तार तार करके प्रोटोकॉल में एक परिवार को प्राथमिकता कैसे दी जाती थी? कौन सा संविधान था? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों बाद में, एक परिवार के लोग पहले। कौन से संविधान की मर्यादा रखी थी आपने? और आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो। आपको संविधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है। उसके जहन में आदरणीय सभापति जी, इस पूरी चर्चा के दरमियान उनको 200-500 साल की बातें करने का तो हक है, लेकिन इमरजेंसी की बात निकले तो वो तो बहुत पुराना हो गया। तो आपके पाप पुराने हो जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं क्या? आदरणीय सभापति जी, इस हाउस में कोशिश की गई संविधान की बात करना, लेकिन इमरजेंसी को कभी भी आने नहीं देना। ये चर्चा करने का अनुभव है, लेकिन ये देश, इनके साथ जो लोग बैठे हैं उसमें भी बहुत लोग हैं जो इमरजेंसी के भुक्तभोगी रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होगी कि आज उनके साथ उन्होंने बैठना पसंद किया है। मतलब अवसरवादिता का ये दूसरा नाम है। संविधान के प्रति समर्पण का भाव होता तो ऐसा नहीं करते। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, लोकतंत्र संविधान के साथ साथ ये बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था।
अनेक लोगों को टॉर्चर किया गया था, अनेक लोग जेल में मृत्यु को शरण हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति इतनी खराब हुई कि बाहर आकर के वो कभी ठीक नहीं हो पाए। ये हाल उन्होंने कर दिया था। और प्रताड़ना सिर्फ राजनेताओं की नहीं, आम आदमी को भी नहीं छोड़ा गया था, सामान्य आदमी को भी नहीं। और इनका इतने सारे जुल्म, उसमें इनके लोग भी थे अंदर, उनके साथ भी ये जुल्म हुआ। लेकिन आज भूल आदरणीय सभापति, वो दिन ऐसे थे कि जो कुछ लोग घर से निकले कभी घर लौट करके वापिस नहीं आए और पता तक नहीं चला उनका शरीर कहाँ गया। यहां तक की घटनाएं घटी थी। आदरणीय सभापति जी, ये बहुत सी पार्टियां जो उनके साथ बैठी हैं, वो अल्पसंख्यकों की आवाज होने का जरा दावा करते हैं और बड़े ज्यादा चिल्ला करके बोलते हैं। क्या कोई मुजफ्फरनगर और तुर्कमान गेट, वहां अल्पसंख्यकों के साथ इमरजेंसी में क्या हुआ था, जरा याद करने की हिम्मत करते हैं क्या? बोलने की हिम्मत करते हैं क्या? आदरणीय सभापति जी, और ये कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं। कैसे देश उनको माफ करेगा? ये शर्मनाक है कि ऐसी तानाशाही को भी आज सही कहने वाले लोग हाथ में संविधान की प्रत लेकर के अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, उस समय कई अलग छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, ये इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतरे थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जमीन बनाई थी। आज वो कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं। और मैंने कल लोकसभा में कहा था, अब कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हुआ है। ये परजीवी कांग्रेस है, जहां वो खुद अकेले लड़े वहां उनका स्ट्राइक रेट शर्मजनक है, और जहां किसी के सहारे, किसी के कंधे पर बैठने का मौका मिला, वहीं पर से बच करके आए हैं। देश की जनता ने आज भी उनको स्वीकार नहीं किया है, वो किसी की आड़ में आए हैं। ये कांग्रेस परजीवी है, किसी और के कारण सहयोगी दलों के वोट खा करके वो जरा फली फूली है, ऐसा दिखता है। और कांग्रेस का परजीवी होने का कारण उनके अपने कारनामों से है। वो देश की जनता का विश्वास नहीं लेता है, वो जोड़ तोड़ करके बचने का रास्ता खोज रहे हैं। जनता जनार्दन का विश्वास जीतने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए फेक नैरेटिव के द्वारा, फेक वीडियो के द्वारा देश को भ्रमित करके, गुमराह करके अपने कारनामे करने की आदत है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में, ये उच्च सदन है, यहां विकास के विजन पर चर्चा होना स्वाभाविक अपेक्षित है। लेकिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे लोग, ये कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाने लग गए हैं बेशर्मी के साथ। जिनको सजाएं मिली है भ्रष्टाचार में, इनके साथ तस्वीरें निकालने में उनको मजा आ रहा है। पहले ये लोग हमको पूछते थे, बातें तो बड़ी करते थे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो हंगामा कर रहे हैं। क्या आप लोगों को जेल क्या भेज रहे हो? आदरणीय सभापति जी, यहां चर्चा के दौरान केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप,
बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग, और हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगो। कांग्रेस पार्टी से मैं आप वालों से कहता हूं, कांग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे थे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं लोगों के खिलाफ की थी। अब ये बताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी, क्या वो सबूत सच्चे थे या झूठे थे? दोनों एक दूसरे को खोल करके रख देंगे। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है ऐसी चीजों का जवाब देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये ऐसे लोग हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा रवैया है। और मैं देश को बार बार ये बात याद दिलाना चाहता हूं, ये कैसा दोगलापन चल रहा है। ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठ करके जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं, और केरला में उनके शहजादे, उन्हीं के केरल के एक मुख्यमंत्री जो उनके गठबंधन के साथी है, उनको जेल भेजने की अपील करते हैं, और भारत सरकार को कहते हैं कि इस मुख्यमंत्री को जेल भेज दो। दिल्ली में ईडी सीबीआई की कार्रवाई उस पर हाय तौबा करते हैं, और वही लोग उसी एजेंसी से केरल के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं, शहजादे। तब लोगों के मन में सवाल उठता है कि इसमें भी दोगलापन। आदरणीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा। यही आप पार्टी वाले चीख चीख करके कहते थे कि ईडी सीबीआई को लगा दो और इस मुख्यमंत्री को जेल में। Incoming voice call from +91. मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, खुलेआम कहते थे। और ईडी ये काम करे इसके लिए गुजारिश करते थे। उनको तब ईडी बहुत प्यारा लगता है। आदरणीय सभापति जी, ये आज जो लोग जांच एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, मैं जरा उनकी याददाश्त पर जोर डालना चाहिए, मैं ऐसा उनका आग्रह करता हूं। जांच एजेंसियों का पहले दुरुपयोग कैसे होता था, कौन करता था, मैं जरा बताना चाहता हूं। मैं कुछ बयान आपके सामने रखता हूं। ये पहला बयान है 2013 का। बयान क्या है? कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का। कांग्रेस एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करता है, ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। और यहां इस सदन के माननीय सदस्य रामगोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेताजी तो सच बोलते थे। आदरणीय सभापति जी,
मैं राम गोपाल जी को ये भी कहा जरा भतीजे को भी बताएं, क्योंकि उनको भी याद दिलाए कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे, जरा याद दिला दें उनको, पता चलेगा। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और बयान पढ़ता हूं, ये भी साल 2013 का है। द कांग्रेस हैड यूज्ड द सीबीआई टू स्ट्राइक पॉलिटिकल बार्गेन्स विद मैनी पार्टीज। और कौन कहते हैं? उनके कॉमरेड श्रीमान प्रकाश करात जी ने ये कहा हुआ है, 2013 में कहा। एजेंसियों का कौन दुरुपयोग करता था? एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट में पढ़ता हूं और मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्टेटमेंट क्या है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के समय कहा हुआ बयान है। एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता था, इसके जीते जागते सबूत आज मौजूद हैं। आदरणीय सभापति जी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई ये मेरे लिए चुनाव हार जीत का तराजू नहीं है। मैं चुनाव हार जीत के लिए, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। ये मेरा मिशन है, ये मेरा कन्विक्शन है और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी दिमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति सामान्य मानवीय के मन में नफरत पैदा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हुआ हूं और मैं इस पवित्र कार्य मानता हूं। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने दो बड़ी बातें कही थी। एक, हमने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, और दूसरा, भ्रष्टाचार पर, काले धन पर कड़ा प्रहार मेरी सरकार करेगी। ये मैंने 2014 में सार्वजनिक रूप से कहा था। इसी ध्येय को लेकर के एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए विश्व की सबसे बड़ी कल्याण योजना हम चला रहे हैं, गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध नए कानून, नई व्यवस्थाएं, नए तंत्र हम विकसित कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 उसमें संशोधन किया। हमने काले धन के खिलाफ एक नया कानून बनाया। बेनामी संपत्ति को लेकर हम नया कानून लेकर के आए। इन कानूनों से भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो गई, लेकिन लीकेज हटाने के लिए हमने सकारात्मक रूप से गवर्नमेंट में भी बदलाव लाया। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर बल दिया। हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है और तभी आज हर लाभार्थी तक उसके हक का फायदा तुरंत सीधा पहुंच रहा है। एक नए पैसे का लीकेज नहीं होता है। ये हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का पहलू है। और जब सामान्य नागरिक को ये व्यवस्था मिलती है तब उसका लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ता है, उसको सरकार में अपनापन महसूस होता है, और जब अपनापन महसूस होता है ना, तब तीसरी बार बैठने का मौका मिलता है। कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आप